वेस्टर्न नेशंस हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ते एक बार भी उंगली उठाने से पहले। The Indian economy is showing some signs of stability. Consumption is picking up. The question really is right now whether growth is sustainable. Taro, what's fueling India's economic success? दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता। आज हमारा देश ही उनकी डेवलपमेंट्स के लिए एक उदाहरण बन चुका है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड हमारे यूपीआई को उदाहरण मानते हुए अपने पेमेंट सिस्टम फेडनाउ को डेवलप कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम 3 डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जिनका काफी बड़ा रोल होगा हमारी इकोनॉमी को 3.3 ट्रिलियन डॉलर के मार्क से 5 ट्रिलियन डॉलर के मार्क पर ले जाने में। पर उससे पहले मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करें और किसी को डिफेम करें, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर हर एक देश की इकोनॉमी का ना बैकबोन होता है, क्योंकि हर रोज जो मिलियंस ऑफ ट्रेड्स होते हैं वो इन्हीं 4 ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल है। रोड, रेल, शिप एंड प्लेन, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जिसका इस्तेमाल भारत में किया जाता है वो है रोड। अब हर एक देश का सप्लाई चेन कैसा है, कैसा ट्रेड नेटवर्क है, कैसी कस्टम ड्यूटीज हैं, इसको पता लगाना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स बनाया जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, हर 2 सालों में 160 कंट्रीज के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक का एनालिसिस करता है, जिसके लिए वो इन 6 पॉइंट्स को चेक करता है: कस्टम एफिशिएंसी, ट्रेसिंग, टाइमिंग, ट्रैकिंग, कंपैरेटिवनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वो हर एक देश को 1 से लेकर 5 तक एक स्कोर देता है। अब जिस देश के पास ज्यादा अच्छा स्कोर होता है, इससे पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि ये देश का ट्रेड नेटवर्क अच्छा है। अब जिस देश का स्कोर कम है, इसका मतलब ये है कि दूसरे देशों के माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि यहाँ पर ट्रेड करने से काफी समय लग सकता है, क्या पता कस्टम ड्यूटी ज्यादा हो, तो ये इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। अगर हम भारत की बात करें तो 2018 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग ना 44 थी, जो कि उस समय यूएस, चाइना, जर्मनी के मुकाबले में काफी कम थी। अगर हम इसके कारण को ढूंढने लगे तो हमारे पास एक लिस्ट बनकर आ जाएगी, जिसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। पर इसमें काफी बड़ा चैलेंज है हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो कि हमारे जीडीपी के 13 से 14% के बराबर है। वहीं पर ग्लोबल एवरेज ही 8% होता है। इसकी वजह से बिजनेस कंपैरेटिवनेस गैप भी 180 बिलियन डॉलर का हो चुका है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए एक और तो हमें अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंप्रूव करना है, ताकि ट्रेड बढ़ सके। वहीं पर दूसरी ओर रोड नेटवर्क के साथ साथ रेल, शिप और प्लेन को भी इंप्रूव करना है, ताकि हम अपनी इकोनॉमी के 5 ट्रिलियन डॉलर सपने को पूरा कर सके। अब इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की ये 2 पॉलिसीज काफी मददगार हैं। नंबर 1 पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, नंबर 2 नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसे का रिजल्ट 2023 में जो पहले हमारा रैंक 44 हुआ करता था वो इम्प्रूव होकर हुआ है 38। अब हमारा गोल है कि 2030 तक इस रैंक को इम्प्रूव करके किया जाए 25। अब इसको पूरा करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का क्या हाथ है? एक्चुअल में ना इस पॉलिसी के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। देखो, जिस तरीके से यूपीआई एक इंटरफेस है, उसी तरीके से एक यूलिप इंटरफेस बनाया जा रहा है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू लॉजिस्टिक सिस्टम को ना पूरा डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। और साथ ही आईडीएस भी बनाया जा रहा है, मतलब इंटीग्रेटेड डिजिटलाइज सिस्टम, जिसके थ्रू जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ताकि उनके पास टाइम टू टाइम हर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। इसका मकसद है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि 13% है, उसको ना कम से कम करके 9% तक लाया जाए। इसके लिए ना हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 27,000 करोड़ डीएफसीसी कंपनी को दिए, जो कि भारत का लार्जेस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा। डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट है, जो कि सोने पर सुहागा से कम नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग अलग पोर्ट्स की कंजर्शन, कस्टम ड्यूटीज की एनालिसिस करता है और उस बेसिस पर रिपोर्ट क्वार्टरली, एनुअली और मंथली हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की जाती है, ताकि लॉजिस्टिक में जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। जुलाई 2015 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू पूरे भारत में नई नई रेवोल्यूशंस लाई, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण है यूपीआई। आपको पता है कि 2022 में भारत पहले रैंक पर था,
जहां पर पूरे वर्ल्ड की 46% ट्रांजैक्शंस हुई थी। एक समय ऐसा था जब यूपीआई से 1700 करोड़ वैल्यू की ट्रांजैक्शंस होती थी। आज 12.98 लाख करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। आज यूपीआई वीज़ा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस को पीछे छोड़ चुका है। रूरल एरियाज में 3 से 7% लोगों ने एक्टिवली यूपीआई ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर दी है। आज यूपीआई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरेबिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भी काफ़ी सारे नेशंस हैं जहां पर धीरे धीरे करके वो यूपीआई नेटवर्क के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो देश सबसे पहले हमारे ऊपर उंगलियां उठाते थे, आज वही यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड हमारे देश के यूपीआई को उदाहरण मानते हुए अपने फेड नाउ पेमेंट सिस्टम को डेवलप करता जा रहा है। अब जब तक वो ये डेवलपमेंट करेंगे तब तक यूपीआई 2.0, यूपीआई ऑटो पे, रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के थ्रू मतलब कनेक्ट करके हम पेमेंट कर पाएंगे। यूपीआई 123 पे वॉइस कमांड पर हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ई रूपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूपी। इसमें क्या होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के थ्रू एक वाउचर मिलेगा जिसको हम रिडीम करके पेमेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो और वहाँ पर आपके पास आयुष्मान कार्ड है। अब गवर्नमेंट को आपको पैसे भेजने हैं। अब मान लो कि वो आपके फ़ोन पर एक वाउचर या क्यूआर कोड भेज देंगे। उसको स्कैन करके या फिर वाउचर को रिडीम करके आप उस हॉस्पिटल में पेमेंट कर पाओगे। और अभी तक 27,000 से ज़्यादा ई रूपी वाउचर्स क्रिएट किए जा चुके हैं। कई बार ना डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मोबाइल फ़ोन में किसी फाइल में स्टोर करके रखा हुआ और फाइल का नाम नहीं याद, फिर तो भूल ही जाओ कि वो फाइल हमें मिल जाएगी। तो इसी का सोल्यूशन ढूंढते हुए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसे हम कहते हैं डिजी लॉकर, जहां पर हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम स्टोर नहीं कर सकते। इस एप्लीकेशन पर अभी 220 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। नंबर 4, जब भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो लंबी लंबी लाइन में वेट करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, पेमेंट करना, लैब रिपोर्ट को एक्सेस करना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसे हम कहते हैं ई हॉस्पिटल। पर ये पोर्टल सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए है। तो यहाँ पर जाकर हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन बैठे बैठे ही लैब रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 5, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये इनिशिएटिव का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम्स लाई हैं वो हम इस सिंगल पोर्टल पे जाकर एक्सेस कर सकें। उसी तरीके से काफ़ी सारे इनिशिएटिव जैसे भारत नेट, ई साइन और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जिसके थ्रू डिजिटल इंडिया बनने में भारत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत हो गया चाइना की मनमानी। अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स सिर्फ भारत पे नहीं बल्कि अमेरिका की बिगेस्ट रिटेलर वॉलमार्ट अपने स्टोर्स में बढ़ाता चला जा रहा है। इनफैक्ट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग तो 2018 से लेकर 2022 तक यूएस जितना भी सामान बाहर से इंपोर्ट करता है वो चाइना से 10% कम हो चुका है, वहीं पर भारत से 44% बढ़ चुका है। यही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते भारत के ये 5 सेक्टर्स में काफ़ी बड़ा बूस्ट देखने को मिला। नंबर 1, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में PLI स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते ग्लोबल कार मेकर्स जैसे रेनॉल्ट, वॉल्क्सवैगन, होंडा ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस ना भारत में ओपन किए, जिससे 65 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं और एक्सपोर्ट 35 से 40% बढ़ा है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखो, जिस तरीके से हमारे ब्रेन के बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती, उसी तरीके से बिना सेमीकंडक्टर चिप के हमारा व्हीकल काम नहीं कर सकता। अब ये जो चिप्स हैं वो चाइना, यूएस एंड ताइवान में बनती हैं। अब मान लो कि इन तीनों देशों में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे 2020 में कोविड आया था वो आ जाए, चाइना यूएस वॉर हो जाए, चाइना ताइवान वॉर हो जाए, पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर चिप की जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी, जिससे हर एक देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई, जिसके थ्रू अब से भारत में खुद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो चुकी है। नंबर 3, सोलर एनर्जी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते
हम अपने देश के सोलर एनर्जी पोटेंशियल के 750 गीगावाट के प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर 40% एनर्जी नीड्स हमारी सोलर एनर्जी से पूरी हो और हमें किसी देश के ऊपर निर्भर रहने की कोई भी जरूरत ना पड़े। नंबर 4, रोड्स एंड हाईवेज। हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 2018 से इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे देश में 5000 किलोमीटर तक रोड्स और हाईवेज हो। नंबर 5, फार्मास्यूटिकल। हमारे देश की फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग प्रोवाइडर। अभी ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग में क्या फ़र्क होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई टिप में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना। 50% वैक्सीन हमारे देश से जाती है। अब हमारा मिशन है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में जो ग्लोबली हमारा शेयर 1.65% का है, उसको बढ़ाया जाए, जिसको पूरा करने के लिए जापान फेडरेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एसोसिएशन ने हमारे देश की कंपनीज के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमें मिली है टॉयज इंडस्ट्री में। एक समय ऐसा था कि जब हमारे देश के पास अच्छा रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइंस नहीं थे, जिसकी वजह से हमें टॉयज़ के लिए ना दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। पर आज ऐसा समय आ चुका है जितने वर्थ के ऑलमोस्ट 2960 करोड़ वर्थ के हम टॉयज़ जो बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज सेम वर्थ के टॉयज़ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री 636% से ग्रो हुई है। और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उसके व्यूज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर जाना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।